सभी सीएससी वैली भाइयों का एवरी नीड चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, ये जो वीडियो मैं लाया हूँ ये सीएससी के नए प्रोजेक्ट के बारे में है। नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स यानी कि NDUW, ये सीएससी की ओर से 25 अगस्त को लाइव किया जाएगा। साथियों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं यानी कि असंगठित क्षेत्रों के जो श्रमिक या मजदूर हैं उनके लिए ये स्कीम लाई गई है। इसमें सभी जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं उनके जो वर्कर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और सरकार का अनुमान है लगभग 44 करोड़ ऐसे श्रमिक हैं जो कि असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। साथियों, मेरा इस वीडियो को लाने का एकमात्र मकसद ये है कि आपको इस नई स्कीम के बारे में जानकारी मिल सके और इसमें हमें काम कैसे करना है, जो वर्कर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसको मैं पूरा लाइव आपको करके दिखा सकूं। साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहली स्लाइड है उसमें हम देख रहे हैं हु आर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, यानी कि ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं कौन। साथियों, पूरे भारत में लगभग 44 करोड़ संख्या है इन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की जो कि असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ये पूरी एक लिस्ट दी गई है। इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में आते हैं। आप इस स्क्रीन को यहाँ पर पॉज करके इन सबको देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे आपको पूरी एक लिस्ट दी गई है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में कौन कौन से वर्कर्स हमारे आएंगे। आगे हम देखेंगे व्हाट इज NDUW, यानी कि ये जो हमने पहले पढ़ा था नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ये आखिर है क्या। तो यहाँ हम देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक नेशनल डेटाबेस बना रही है, यानी कि श्रम मंत्रालय एक डेटाबेस इकट्ठा कर रहा है जिसमें इन सब लोगों की जानकारी होगी। इसमें जो वेबसाइट हमको CSC की जो वेबसाइट है उसी पर नई लिंक दी जाएगी जिसके माध्यम से हम इन लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, यानी कि एक ऐसा नंबर जो अद्वितीय होगा और उस नंबर से इन जो हमारे श्रमिक भाई हैं इनकी पहचान हो सकेगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं बहुत सारी, यानी कि जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी स्कीम्स हैं भारत सरकार की, उन सब का यहाँ इन्हें फ़ायदा मिलेगा। और इसमें यहाँ बोला भी गया है कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जिसमें 12 रुपये का जो प्रीमियम लगता है वो पूरे 1 साल तक माफ़ किया जाएगा। ये जो NDUW का रजिस्ट्रेशन है वो आखिर हमें करना क्यों आवश्यक है। तो साथियों, इसमें बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर जो स्कीम्स हैं, यानी कि भारत सरकार द्वारा जो बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका रजिस्ट्रेशन इस तबके को मिले, इसके लिए ये आवश्यक है कि वो लोग रजिस्ट्रेशन करें जिससे कि उनका नंबर जनरेट होगा और उससे उनकी पहचान हो सकेगी। और उसके बाद सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो हैं उनका लाभ इन लोगों को सीधा मिल सकेगा। इसमें एक चीज़ और रहेगी कि जो आप इन लोगों को जो नंबर मिल जाएगा जो कि यूनिक नंबर होगा, उसके ज़रिए ट्रैक करना बहुत आसान होगा कि आखिर किस वर्कर के पास, किस श्रमिक के पास कौन सी योजना का लाभ पहुंचा है या नहीं पहुंचा। तो ऐसा ये हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करना बहुत आवश्यक है ताकि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उन तक सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन होगा इसमें रजिस्ट्रेशन कौन व्यक्ति कर सकता है, तो यहाँ पर ये 4 चीज़ें दी गई हैं। एज शुड बी फ्रॉम 16 to 59 ईयर्स, मतलब उसकी जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है उस व्यक्ति की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वो इनकम टैक्स पेई नहीं होना चाहिए, यानी कि वो इनकम टैक्स ना देता हो। EPFO या ESIC का मेंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि इनका सदस्य नहीं होना चाहिए। और ये आवश्यक है कि वो एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कैटेगरी में काम कर रहे हों, यानी कि जो असंगठित क्षेत्र की जो बहुत सारी लिस्ट दी गई है उसमें से उनको कहीं ना कहीं एक जगह काम करना आवश्यक है। ऐसे लोग कौन हैं जो NDUW में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो बहुत स्पष्ट है कि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में यानी कि संगठित क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं वो लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, वो पात्र नहीं होंगे इसके लिए। इसके अलावा ऐसे सभी साथी जो पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी या प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं और जिनको रेगुलर बेसिस पर सैलरी मिलती है, जो अपनी सैलरी हर महीने प्राप्त करते हैं, वो लोग भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर आवश्यक जो चीज़ें हैं वो है कि आपका आधार कार्ड जो है
वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसी के ज़रिए या तो OTP या फिंगरप्रिंट या आइरिस के ज़रिए eKYC का ऑथेंटिकेशन होगा। इसके अलावा आपके पास एक चालू बैंक खाता होना चाहिए और साथ ही आपके पास एक चालू मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। इसके अलावा वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी आपने कहाँ तक पढ़ाई की है वो आप दे सकते हैं। आपकी आय का प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं। आप कार्य क्या करते हैं उससे संबंधित आप जो प्रमाण पत्र है वो दे सकते हैं। या फिर आपके पास कोई अतिरिक्त कौशल है, कोई स्किल है जो आपने अलग से सीख रखा है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो वो भी आप उपलब्ध करवा सकते हैं। हालांकि जो दूसरे नंबर में जो 4 चीज़ें दी गई हैं ये वैकल्पिक हैं, आप चाहें तो दे सकते हैं, आवश्यक नहीं है। जबकि ऊपर जो 3 चीज़ें हैं वो आवश्यक हैं, उसके बिना रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। साथियों, इस पूरी मुहिम में CSC का रोल क्या है ये हमें यहाँ पर इन पॉइंट्स के ज़रिए बताया गया है। तो जो सबसे पहला रोल हमारा रहेगा CSC VLE का, वो जो लगभग 44 करोड़ लोग हैं देश में, उन सब का रजिस्ट्रेशन हमें करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा कार्य है और हमें अपना सपोर्ट इसमें देना पड़ेगा ताकि ये जो कार्य है ये आसानी से पूरा किया जा सके। इसके अलावा यदि किसी के पास पहले से वो नंबर है, यानी कि वो व्यक्ति पहले से रजिस्टर्ड है, यूनिक नंबर उसके पास है, तो उसमें यदि कोई फेरबदल करना है, कोई चीज़ अपडेट करना है, तो वो भी हम लोग करेंगे। इसके साथ ही NDUW का लोकल लेवल पर हम उसको बढ़ावा देंगे, हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे। और UAN जो कार्ड जनरेट होगा, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा व्यक्ति का, उसके बाद ये एक नंबर जनरेट होगा जो एक कार्ड पर लिखा आएगा, तो वो कार्ड हम लोगों को प्रिंट करके उन जो मजदूर रहेंगे, जो श्रमिक रहेंगे, उनको देना है। साथियों, इस कार्य के लिए पैसे भी हम लोगों को मिलेंगे, जो कि 20 रुपये कमीशन के रूप में मिलेगा, जो कि CSC VLE और CSC SPB यानी कि जो CSC है और VLE है उन दोनों के बीच में 80:20 के उसमें डिवाइड होगा रेशियो में, यानी कि 80% हमें मिलेगा और 20% CSC के पास जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि नो अमाउंट टू बी चार्ज फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, असंगठित क्षेत्र का जो श्रमिक है, उससे आपको कोई भी चार्ज नहीं लेना है। इसके अलावा ये जो अपडेट फैसिलिटी इसमें दी गई है, यानी कि CSC के द्वारा जो ये UAN जिसके पास पहले से है, यदि उसमें कोई बदलाव उसको करवाना है तो उसके लिए हम लोग उनको 20 रुपये चार्ज करेंगे। साथियों, इस पूरी जो योजना है, जो स्कीम है, इसको थोड़ा सा समझने के बाद अब हम इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को देखते हैं कि आखिर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे कैसे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारा सारा काम डिजिटल सेवा पोर्टल से होगा। तो सबसे पहले हम अपना डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करेंगे। जब आप CSC पर लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर हमें एक नई लिंक मिलेगी, जो कि हमें रिडायरेक्ट करेगी नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की जो वेबसाइट है वहाँ पर। यहाँ हम अपने CSC से पहले से लॉगिन देखेंगे और यहाँ पर हम लोग जब आ जाएंगे तो यहाँ हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है। नए रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा। यहाँ आप आधार नंबर डालेंगे। नीचे आपको 3 विकल्प दिखेंगे, फिंगरप्रिंट, आइरिस या OTP। आप किस माध्यम से ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं उसको क्लिक करें और नीचे कैप्चर फिंगरप्रिंट है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कैप्चर फिंगरप्रिंट करेंगे, सफल होने के बाद जो ऑथेंटिकेशन है, यदि वो सफल होता है तो आधार से संबंधित जो डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिखने लगेंगी और हमें ये वेरीफाई करना है कि वो सब डिटेल्स सही हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे और पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जो टैब है वो एक्टिव हो जाएगी। यहाँ व्यक्ति का मोबाइल नंबर हमें डालना पड़ेगा जिस पे OTP जाएगा। OTP हम यहाँ दर्ज करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि श्रमिक चाहे तो अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी कि दूसरा मोबाइल नंबर भी दे सकता है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, यदि चाहें तो दें, नहीं तो आवश्यक नहीं है। मैरिटल स्टेटस यानी कि वो शादीशुदा हैं या नहीं। फादर्स नेम, पिताजी का नाम डालना है। सोशल कैटेगरी यानी कि जनरल, OBC, SC या ST किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। डिफरेंटली एबल्ड यानी कि वो दिव्यांग हैं या नहीं। और इसके नीचे नॉमिनी डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स यदि उनको भरना है, देना चाहते हैं या नहीं। इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा अगला टैब जो कि एड्रेस का है वो एक्टिव हो जाएगा। यहाँ हम उनका एड्रेस भरेंगे पूरा। इसके बाद नीचे स्टेइंग एट करंट लोकेशन यानी कि ये जो एड्रेस दिया गया है यहाँ पर वह कब से निवास कर रहे हैं ये हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से।
और माइग्रेंट वर्कर का भी वो पूछ रहा है, यानी कि जो व्यक्ति का हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं क्या वो प्रवासी मजदूर हैं, यानी कहीं से दूसरी जगह से आके यहाँ रह रहे हैं और यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं या नहीं। तो हम यस या नो का चुनाव करेंगे। उसके बाद फिर हम अगली टैब पर जाएंगे। यहाँ एजुकेशन से संबंधित जानकारी मांगी गई है, तो हम जो सबसे पहला कॉलम है क्वालिफ़िकेशन, इसमें सिलेक्ट करेंगे। बहुत सारी इसमें आपको क्वालिफ़िकेशन की कैटेगरीज दी गई हैं कि उनकी जो शिक्षा है वो कहाँ तक है। उसके बाद उनको मंथली इनकम स्लैब यहाँ पे डालना है। एक यहाँ पर चुनाव करना पड़ेगा, आपको मैनुअली एंटर नहीं करना है, उसमें पूरी लिस्ट है, उसमें से आपको एक किसी का चुनाव करना पड़ेगा। यहाँ पर वैकल्पिक, मैंने जैसे पहले बताया था, इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र यदि चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में अपलोड करना पड़ेगा और 200 KB से ज़्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगला जो कॉलम आएगा वो आएगा ऑक्यूपेशन का, यानी कि वो कार्य क्या करते हैं। यहाँ पर प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें हम लोगों को वो सारे ऑक्यूपेशन ही केवल डालने हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं। यदि इसके अलावा हम कोई सा ऑक्यूपेशन डालेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ये सफल नहीं होगा। इसके बाद अगला जो कॉलम है वो है वर्किंग एक्सपीरियंस, मतलब ये जो हम कार्य कर रहे हैं इसमें कितने वर्ष से हम कार्य कर रहे हैं वो यहाँ पर डालना पड़ेगा, हमारा क्या एक्सपीरियंस है। यदि आप चाहें तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, यदि कोई दूसरा काम भी करते हैं तो वो भी यहाँ डाल सकते हैं। और ये वैकल्पिक फिर से आ गया है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसका प्रमाण पत्र यदि हमें किसी कंपनी से या उस सेक्टर से मिला है तो हम चाहें तो डाल सकते हैं, ये वैसे आवश्यक नहीं है। स्किल्स की जो हम बात कर रहे हैं आगे हमें दिया गया है, यदि जो श्रमिक है उसके पास कोई अलग से कौशल है, उसने कुछ और पढ़ाई कर रखी है या कहीं पर उसने कोई चीज़ सीख रखी है, उसका सर्टिफिकेट यदि उसके पास है तो यहाँ पर वो सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू करना है। अगली हमारी बैंक डिटेल्स मांगेगा। बैंक में आधार कार्ड नंबर आपका अपडेट होना चाहिए और यहाँ पर यस या नो आप कर सकते हैं। रजिस्टर विद बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट जो है उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या नहीं, यस या नो आपके ऊपर है। इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जो सारी डिटेल्स आएंगी वो उनका प्रीव्यू करेंगे। यहाँ जो आपको स्क्रीन दिख रही है इसके ऊपर सारी डिटेल्स जो हमने भरी हैं वो दिखेंगी। आपको वो सारी डिटेल्स एक बार कंफर्म कर लेना है क्या वो सही हैं। यहाँ नीचे डिक्लेरेशन दिया गया है, यानी कि घोषणा पत्र दिया गया है जो व्यक्ति है उससे संबंधित, आप ये पूरा पढ़ के उस सामने वाले को बता दें। नीचे फिर आई एग्री पर क्लिक करेंगे, यानी कि जो श्रमिक है वो इन सारी शर्तों से सहमत है, तो हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। जब हम सबमिट कर देंगे तो इस तरह से यहाँ असंगठित श्रमिक का जो UAN कार्ड है वो बनकर जनरेट हो जाएगा। इसको हम यहाँ इस जगह से डाउनलोड कर सकते हैं, जो यहाँ पर डाउनलोड का लिंक दिख रहा है, और इसको हमको प्रिंट करके सामने वाले को देना है। जो श्रमिक है उनको आप हैंडओवर कर देंगे, इसका कोई चार्ज आपको नहीं लेना है। साथियों, इस स्कीम से संबंधित कुछ सवाल आपके मन में हो सकते हैं, तो यहाँ पर पहले से ये दिया गया है। पहला प्रश्न हम देखते हैं, इज देयर एनी चार्ज द वर्कर हैज़ टू पे फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन इन NDUW, यानी कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए जो वर्कर है उसको कोई चार्ज देना है क्या। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से ना है, आपको कोई चार्ज व्यक्ति से नहीं लेना है। हालांकि अपडेशन यानी कि कोई संशोधन यदि उसको करना है तो उस केस में आप 20 रुपये चार्ज कर सकते हैं। अगला है, ये जो UAN कार्ड बनेगा ये कितने समय तक वैलिड है, यानी कि इसकी मान्यता कब तक है। तो ये लाइफ टाइम तक के लिए वैलिड रहेगा। साथियों, ये जो UAN कार्ड रहेगा क्या इसको हर साल रिन्यू कराना आवश्यक होगा। तो ऐसा नहीं है। यदि जो कार्ड है उसमें कोई परिवर्तन हुआ है, यानी कि एड्रेस बदल रहे हैं या मोबाइल नंबर चेंज हो रहा है, यानी कोई भी परिवर्तन यदि है, संशोधन है, तो वो व्यक्ति संशोधन करवाएगा और उसके बाद नया कार्ड प्रिंट कर लेगा। बाकी यदि कोई संशोधन नहीं है तो उनको इसको रिन्यू करवाने जैसी कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगला जो क्वेश्चन है, कोई यदि व्यक्ति इनकम टैक्स नहीं दे रहा है लेकिन रिटर्न फाइल करता है तो क्या वो एलिजिबल होगा, योग्य होगा इस स्कीम के लिए। तो हाँ साथियों, इनकम टैक्स भरना और रिटर्न फाइल करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रिटर्न हम हमेशा फाइल कर सकते हैं चाहे हम इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे हों या नहीं। तो यदि आप रिटर्न फाइल करते हैं और इनकम टैक्स नहीं देना पड़ रहा है आपको, आपकी इनकम इतनी नहीं है, तो आप ये इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं और आप इस रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। तो साथियों, ये था पूरा NDUW का जो पूरी नई स्कीम आई है। 25 अगस्त से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे मैं पहली वीडियो आप लोगों तक पहुंचा दूंगा जिसमें मैं किसी भी एक साथी का
लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा और उसमें जो समस्या आएंगी उनका हम निराकरण करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। CSC से संबंधित तमाम तरह की जो नई योजनाएं हैं या उससे संबंधित कोई भी अन्य जानकारी होती है तो मैं इस चैनल पर वीडियोज़ अपलोड करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।